डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको सागरीय जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं इसके भाग द्वितीय के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं सागरीय तरंगों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सागरीय तरंगों के जो कार्य होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें अपरदन का कार्य सागरीय तरंगे करती हैं, परिवहन का कार्य करती है और निक्षेप का कार्य करती हैं। तो सागरीय तरंगे भी जो हैं वो तीन प्रकार के कार्य करती है, जिस तरह से भूमिगत जल भी तीन तरह के कार्य करता है, अपरदन, परिवहन और निक्षेप, और नदियां भी तीन तरह के कार्य करती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेप। उसी तरह सागरीय तरंगे भी तीन प्रकार के कार्य करती है। वो अपरदन का कार्य भी करती हैं, वो परिवहन का कार्य भी करती हैं और वो निक्षेप का कार्य भी करती हैं। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि सागरीय तरंगे जो अपरदन का कार्य करती है वो किस किस क्रिया के द्वारा करती है। उसमें जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन क्रिया और जल दाब की क्रिया। इन पांच क्रियाओं के द्वारा सागरीय तरंगे जो हैं वो अपरदन का कार्य करती है। और ये सभी जो क्रियाएं हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से हमने अपने पूर्व के वीडियो में, यानी कि जब नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया था और भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में जब हमने अध्ययन किया था वहां पर हमने इन सभी क्रियाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है कि ये क्रियाएं जो हैं वो किस किस तरह से कार्य करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में। तो सबसे पहली अपरदनात्मक स्थलाकृति है तटीय क्लिफ, दूसरी है तटीय कंदरा और उससे संबंधित रूप। तो कंदरा से संबंधित रूप है कंदरा, प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र, प्रवेश द्वार या निवेशिका, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक या सागरीय स्तंभ। तीसरी स्थलाकृति है अंडाकार कटान या लघु निवेशिका और नेक्स्ट है तरंग घर्षित वेदी। तो ये जितनी भी स्थलाकृति हमें इस स्लाइड पर दिखाई दे रही है वो सारी स्थलाकृतियां अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं तटीय क्लिफ के बारे में। तो क्लिफ का निर्माण चूंकि तरंग द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है। तो जो क्लिफ का निर्माण होता है वो तरंग के अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है। और तटीय मैदान का जो ढलवा भाग या तट पर जो सर्व धाराएं या तरंगे हैं वो अपरदन द्वारा चट्टान का जो आधार भाग होता है उस पर प्रहार करती हैं, जिसके कारण तट का भाग सीधा खड़ा रहता हो सकता है। और क्लिफ के आधार पर जब तरंगे कटान का कार्य करती है तो उसके आधार भाग पर वो प्रहार करती हैं और आधार भाग पर प्रहार करने के कारण एक खांच का निर्माण हो जाता है। और इस खांच के कारण ही जो क्लिफ का शीर्ष भाग होता है वो सागर की ओर लटका हुआ रहता है और निचला भाग स्थल की ओर प्रविष्ट रहता है। तो जो खड़ा भाग होता है उस पर सागरीय तरंगे जो है लगातार प्रहार करती रहती हैं। और जब खांच का विस्तार जो स्थल की ओर अधिक हो जाता है तो क्लिफ का जो ऊपरी भाग होता है वो लटकता हुआ शीर्ष भाग से नीचे की तरफ सहारा न मिलने के कारण टूटकर गिर जाता है, जिस कारण क्लिफ निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है। तो इस तरह से जब वो ऊपर का भाग टूट जाता है तो क्लिफ जो होता है निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है। यहाँ क्लिफ को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो इस तरह से खड़ा हुआ भाग होता है स्थलीय भाग, उसको हम क्लिफ कहते हैं। इस दूसरी फोटो में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सागरीय तरंगे जो हैं ये क्लिफ के इस आधार पर प्रहार करती है और यहाँ हम देख रहे हैं ये एक खांच का निर्माण होता हुआ यहाँ दिखाया गया है कि खांच का निर्माण किस तरह से होता है। इस फोटो में हम देख रहे हैं कि ये जो सागरीय तरंगे होती हैं वो क्लिफ के इस भाग पर जो है प्रहार करने का प्रयास करती है और धीरे धीरे यहाँ इस दूसरी फोटो में ये दिखाया गया है कि ये जो खांच होती है उसका विस्तार होता रहता है और ये विस्तार होते होते ये पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ने लगती है और ये जो ऊपर लटका हुआ भाग होता है क्लिफ का वो टूट करके नीचे की तरफ गिरता जाता है। इस दूसरे भाग में भी ये दिखाने का प्रयास किया गया है ये कि ये चट्टान का या क्लिफ का जो आधार भाग होता है
यहाँ पर सागरीय तरंगों के द्वारा अटैक या प्रहार किया जाता है और फिर एक जो खांच होती है, नोच होती है, उसका निर्माण होता है और ये लगातार यदि पीछे की तरफ बढ़ती रहती है तो ये जो क्लिफ होता है वहां से गिर करके टूट जाता है, और क्योंकि इसको पीछे से आधार का जो है वो सहारा नहीं मिल पाता। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे बात कर रहे हैं तटीय कंदरा और उससे संबंधित रूप के बारे में, कि सागर तटीय भाग की चट्टान में जब संधियां बन जाती है और उन संधियों का जब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो सागरीय जल जो होता है वो इन संधियों में प्रवेश कर जाता है और अपर्दन की क्रिया करने लगता है। तो और अपर्दन की क्रिया उन चट्टानों पर शीघ्र रूप से होती है जो कोमल चट्टानें होती है। कठोर चट्टानें जो होती है उन पर अपर्दन का जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता, इसलिए अपर्दन की क्रिया द्वारा जो कोमल चट्टानें हैं वो कट जाती है और कट करके एक छोटी कंदरा या गुफा का निर्माण कर लेती है। तो सबसे पहले जो आकृति बनती है वो बनती है कंदरा। उसके बाद में धीरे धीरे जो अपर्दन का कार्य है वो चलता रहता है और कंदरा की गहराई और आकार दोनों में विस्तार हो जाता है और एक निश्चित समय में विकसित होकर के एक तटीय कंदरा का निर्माण हो जाता है। परंतु ये जो निर्माण होता है वो स्थायी रूप से नहीं होता है, क्योंकि कंदरा के निर्माण के पश्चात भी जो सागरीय तरंगे होती हैं वो अपर्दन का कार्य करती रहती है और कंदरा की जो छत का कुछ भाग जो ऊपर का भाग होता है वो ढह करके नीचे की तरफ गिर जाता है और कंदरा का संबंध जो होता है वो ऊपरी सतह से होता है। इस तरह की जो आकृति बनती है उसको प्रवेश द्वार कहते हैं। तो पहले अपर्दन की क्रिया के द्वारा कंदरा बनेगी और कंदरा की छत जब ढह जाएगी नीचे की तरफ तो प्रवेश द्वार का निर्माण होता है। जब तरंगों के जल दाब के कारण कंदरा की हवा सिकुड़ती है तो दाब के कारण कुछ हवा कंदरा की छत को तोड़ करके छिद्र से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती है और इन छिद्रों से जब हवा निकलेगी तो वो आवाज करती हुई निकलती है और ये आवाज जो होती है वो सीटी की तरह होती है और इस तरह के छिद्र को कहते हैं प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र कहते हैं। और यहाँ से जो आवाज होती है वो सीटी नुमा आवाज आती है और कंदरा की छत जब बड़े पैमाने पर ध्वस्त होकर गिर जाती है तो छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण हो जाता है। इस तरह के प्रवेश द्वार या निवेशिका को स्कॉटलैंड में जो कहते हैं। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो क्या है, या स्कॉटलैंड में जो प्रवेश द्वार या निवेशिका जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रवेश ब्लो हॉल्स को दिखाया गया है कि यहाँ से इस तरह से पानी का जो प्रेशर होता है वो पानी इस तरह से किसी तरह से प्रवेश कर जाता है और ये इस तरह से बाहर की तरफ फूटता है और जैसे ये फूटता है तो ये सीटी नुमा आवाज करते हुए बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करता है। जब सागर तट से जल की ओर निकले हुए शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदरा का निर्माण होता है तो दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है और उनके आर पार जल बहने लगता है और इस तरह की आकृति को कहते हैं प्राकृतिक मेहराब। तो दोनों ओर की जब कंदराएं मिल जाती हैं तो मिलने से जो आकृति बनती है उसको कहते हैं प्राकृतिक मेहराब। यहाँ प्राकृतिक मेहराब को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि दोनों साइड की कंदरा मिल गई हैं और कंदरा मिलने से एक इस तरह का जो प्राकृतिक मेहराब नुमा आकृति जो है वो बन गई है, जिसको फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अपर्दन के कारण ऊंची छत कमजोर हो जाने के कारण टूट करके क्या होती है, नीचे की तरफ गिर जाती है, जिस कारण शीर्ष स्थल का सागर की ओर वाला भाग तट से अलग हो जाता है और इस तरह की आकृति को स्टैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। यानी ऊपरी भाग टूट जाए उसका और वो जो बीच का भाग जो टूट जाएगा, टूट जाने के बाद में वो खड़े स्तंभ नुमा आकृति बच जाती है तो उसको कहते हैं स्टैक या सागरीय स्तंभ। स्टैक का निर्माण उस समय भी होता है जबकि तट के पास निकले आसपास के भाग की कोमल चट्टानें कटकर या घुलकर अलग हो जाती है। यानी जो कोमल चट्टानें यदि घुल करके अलग हो जाए और कठोर भाग जो होता है वो स्टैक के रूप में रह जाता है और इस स्टैक को चिमनी शैल या स्कैरी भी कह सकते हैं। यहाँ सी स्टैक को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ हम देखेंगे ये इन दोनों चट्टानों के बीच के जो कोमल चट्टानें थी वो टूट गई थी या घुल गई थी, तो ये एक सागरीय स्तंभ का निर्माण हो गया जिसको स्टैक या स्कैरी कहते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि शायद ये बीच की चट्टानें जो
कोमल शैलें थी वो पिघल गई हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भाग जो इस तरह से था प्राकृतिक मेहराब के रूप में था, और यहाँ ऊपर की जो छत थी वो ध्वस्त हो गई है। ध्वस्त हो जाने से ये स्तंभ की नुमा आकृति खड़ी रह गई, तो सी स्टैक्स का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आकृति हम देख रहे हैं अंडाकार कटान या लघु निवेशिका के बारे में। जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर और कोमल चट्टानों की परतों का जब विस्तार होता है तो तरंग का जल जो होता है कठोर चट्टान की संधियों में प्रवेश कर जाता है, और क्योंकि कठोर शैलों के पीछे की तरफ कोमल शैलें होती हैं तो वो जो जल प्रवेश करता है वो कोमल शैलों को भीतर ही भीतर अपर्दन करके खोखला बनाता रहता है। इस तरह कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटान या उससे निर्मित जो आकृति बनती है उसको लघु निवेशिका या हम लघु खाड़ी कह सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि यहाँ ये कोमल चट्टानें थी और यहाँ ये जल प्रवेश कर गया इन संधियों में, और इस तरह से उसने काटते हुए इस भाग को कोमल चट्टानों को काट दिया है और अंडाकार आकृति ये बन गई है। इसको कहते हैं लघु निवेशिका। ये दूसरी स्लाइड में दूसरे पार्ट में भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गोलाकार आकृति बन गई है, और ये साइड में जो तट का भाग है इस स्लाइड में भी हम देख रहे हैं ये तटीय भाग जो साइड का है वो कठोर चट्टानों का है, और बीच का जो गोल भाग है वो कोमल चट्टानों द्वारा निर्मित था, इसलिए अपर्दन की क्रिया यहाँ पर अधिक हो गई है। जब लघु निवेशिका के पीछे समीपवर्ती कोमल चट्टान पूर्ण रूप से कट जाती है और कठोर चट्टानों के भाग छोटे छोटे टापुओं के रूप में रह जाते हैं तो जल में तट से थोड़ी दूर पर शेष रह जाते हैं। इस तरह की दो लघु खाड़ियों के बीच का निकला जो स्थलखंड होता है उसको हम शीर्ष स्थल या हेडलैंड कहते हैं। तो जो टापुओं के रूप में या लघु खाड़ियों के बीच में जो स्थल रूप होता है उसको हम कहते हैं शीर्ष स्थल। यहाँ ये शीर्ष स्थल को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भाग भी जो है वो शीर्ष स्थल है और ये भाग भी जो शेष बच गया है वो शीर्ष स्थल के रूप में है। यहाँ ये देख रहे हैं ये वाले भाग जो हैं अलग से बच गए हैं वो शीर्ष स्थल के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। अगली आकृति है तरंग घर्षित वेदी वेव कट प्लेटफॉर्म। तो क्लिफ से सागरीय तरंगे टकरा करके उसके आधार पर खांच का निर्माण करती है और धीरे धीरे खांच जब विस्तृत होने लगती है तो जो क्लिफ का ऊपरी भाग है वो टूट करके नीचे गिरता जाता है और इस तरह से क्लिफ जो है पीछे की ओर बढ़ता जाता है। इस क्रिया के कारण क्लिफ के सामने जो तटीय भाग होता है वहां पर एक मैदान का निर्माण होने लगता है जिसको हम कहते हैं तरंग घर्षित मैदान या घर्षित प्लेटफॉर्म या वेदी कहते हैं। इसके बारे में पीछे जब हमने क्लिफ के बारे में अध्ययन किया वहां भी हमने देखा कि वेव कट प्लेटफॉर्म होता है वो किस तरह से बनता है। तो जब क्लिफ बनेगा क्लिफ पर एक कांच बनेगी और जब क्लिफ का ऊपरी भाग जो लटकता हुआ रहता है वो नीचे टूट करके गिर जाता है तो नीचे वाला जो सामने एक मैदान का निर्माण हो जाता है उसी को कहते हैं हम तरंग घर्षित मैदान। यहाँ तरंग घर्षित मैदान को दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये वाला जो भाग है वो कहलाता है वेव कट प्लेटफॉर्म, ये तरंग घर्षित मैदान है। यहाँ क्लिफ का ये भाग था जो टूट करके नीचे की तरफ गिर गया है। यहाँ इस स्लाइड पर फॉर्मेशन ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर इस तरह से जो तरंगे होती हैं वो प्रहार करती हैं। ये ऊपरी भाग जो होता है हार्ड रॉक या क्लिफ होता है इस भाग पर तरंगे प्रहार करती हैं और ये देखिए पहले स्थिति ये थी, दूसरी पोजीशन में स्थिति ये है और तीसरी पोजीशन में स्थिति ये है। इस तरह से ये पीछे की तरफ जाता रहता है और यहाँ से ये ऊपरी भाग जो होता है टूट करके नीचे की तरफ गिरता जाता है और यहाँ पर ये एक जो प्लेटफॉर्म है वेव कट प्लेटफॉर्म जो है उसका निर्माण होता है। इसी के साथ ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। ये इसका भाग द्वितीय था और आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक के विस्तृत अध्ययन के लिए आप इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।